हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम नील्स बोर के द्वारा दिया गया वह मॉडल जो रदरफोर्ड के मॉडल को मॉडिफाई करके ही उन्होंने उसको दिया 1913 में। 11 में आया था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल जिसको हम कहते हैं। तो 2 साल के बाद उसको 2 साल तक पूरे स्टडी करने के बाद उनकी जो भी कमियां मिली थी उसको दूर करने के लिए 2 साल तक अध्ययन किया। 2 साल के बाद नील्स बोर ने उसी मॉडल को मॉडिफाई करके फिर से एक नया नील्स बोर मॉडल प्रस्तुत किया जो इस तरह से है। देखिए सवाल क्या क्या खड़े हुए थे, उसी से हम शुरुआत करते हैं। 2 सवाल खड़े हुए थे जिसका जवाब या जिसकी व्याख्या रदरफोर्ड साहब नहीं कर सके थे। पहला सवाल उठा था कि 2 चार्ज पार्टिकल जब एक दूसरे के सापेक्ष जब गति करते हैं तो गति करने वाला पार्टिकल या वस्तु कंटिन्यूअस कुछ रेडिएशन या एनर्जी लूज करता है और धीरे धीरे वह सेंटर में आके गिर जाएगा या गिर जाता है। यदि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर में गिर जाएगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने कहा नाभिक पर धनावेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो धीरे धीरे उसका एनर्जी लूज होगी और उसका जो त्रिज्या है घटते घटते जाएगा और लास्ट में वो नाभिक में गिर जाएगा। तो परमाणु स्थायी नहीं होगा। ये क्वेश्चन, यह डाउट जो बताए थे, जिन्होंने ये सवाल उठाया था, वो मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के आधार पर इसको उठाया था। तो इस सवाल का, इस शंका का, इस डाउट का क्या समाधान नील्स बोर साहब ने दिया, हम वहीं से शुरू करते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल बॉडी तभी एनर्जी इमिट करेगा जब वो किसी प्रकार का निश्चित मार्ग पर नहीं घूम करके रैंडम मोशन करेगा। कभी कहीं पर भी, कभी भी, किसी भी त्रिज्या में, किसी भी वेग से वह गति करेगा तभी वह एनर्जी लूज करेगा। और रदरफोर्ड साहब यही बोल करके गलती कर दिए थे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कहीं भी घूम सकता है, किसी भी त्रिज्या में घूम सकता है, किसी भी एनर्जी के साथ घूम सकता है, किसी भी रेडियस में घूम सकता है। तो उसी को बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद नील्स बोर साहब ने ये पाया कि इलेक्ट्रॉन सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए घूमने की एक फिक्स मार्ग बना हुआ है। और उन्होंने कहा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या, निश्चित ऊर्जा, निश्चित कोणीय संवेग के वृत्तीय मार्ग में घूमते हैं। उनको घूमने का जो मार्ग दिया गया है, जिसको कक्षा या कोश कहा था रदरफोर्ड ने, शेल या ऑर्बिट कहा जाता है। तो प्रत्येक ऑर्बिट या शेल की निश्चित कोणीय संवेग है और निश्चित त्रिज्या में है और निश्चित ऊर्जा है, और उसमें भी इलेक्ट्रॉन निश्चित वेग और निश्चित ऊर्जा के साथ घूमता है। हर चीज को फिक्स कर दिया। नील्स बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन के लिए सारा चीज फिक्स कर दिया गया है वो, और एक निश्चित दूरी पर, निश्चित कोणीय संवेग के वृत्तीय मार्ग पर और निश्चित ऊर्जा के साथ वह घूमता है। तो ऐसे घूमने पर वह किसी भी प्रकार के रेडिएशन या एनर्जी लूज नहीं करेगा। तो वहीं पर मैक्सवेल साहब भी इस सभा में थे और सुन रहे थे। तो वो कहा कि ये मैं मानने के लिए भी तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो एक्सपेरिमेंट आपके सामने है, देख सकते हैं 2 चार्ज पार्टिकल यहाँ पर रखे हैं और जो एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो बार बार एनर्जी लूज कर रहा है, उससे ऊर्जा या विकिरणें निकल रही हैं, आप देख रहे हो। तो यहाँ पर भी वैसा ही होना चाहिए। तो नील्स बोर साहब ने एक दूसरे तरीके से उनको समझाया कि मैक्सवेल साहब, ये जो आपकी थ्योरी है ये भी अपने आप में, अपने जगह में बिल्कुल 100% सही है। इसको हम नहीं झुठला रहे हैं कि 2 चार्ज पार्टिकल में जब एक मोशन करता है, गति करता है, तो एनर्जी इमिट कर रहा है, दिख रहा है, इसको हम मान रहे हैं।
यदि ऐसा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन करता तो एटम अस्तित्व में नहीं रहता, और ये आप खुद कह रहे हैं। लेकिन परंतु किंतु मगर आदिकाल से ये हवा, पृथ्वी, धरती, पहाड़, पर्वत, पानी, आप, हम आज भी स्थायी रूप से हैं। इसका मतलब परमाणु का अस्तित्व है, परमाणु एग्जिस्ट करता है और स्थायी रूप से परमाणु है। तो यदि आपका एक्सपेरिमेंट भी सही है तो परमाणु नष्ट नहीं हो रहा है, परमाणु का अस्तित्व भी है, ये भी सही है। तो दोनों सही कैसे हो सकते हैं? मैक्सवेल साहब ने कहा कि भाई दोनों सही कैसे होगा? तो वो इसका जवाब इस तरह से दिए, यह जो आपका एक्सपेरिमेंट है इसमें बड़े मास के पार्टिकल हैं और बहुत ज़्यादा आवेश का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा चार्ज डिफरेंस है, इसीलिए यहाँ पर ये घटना दिख रही है। लेकिन हम जिस परमाणु की बात कर रहे हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत ही कम होता है, न्यूक्लियस का चार्ज बहुत ही कम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सूक्ष्म कणों के लिए, जिसके लिए द्रव्यमान और चार्ज बहुत ही मिनिमम होता है, उसके लिए आपका यह थ्योरी यहाँ पर लागू नहीं होता है। सीधा सीधा बोल दिया कि आपकी थ्योरी क्लासिकल है, पुरानी है, आपकी थ्योरी हम इन कणों पर लागू नहीं हो रहा है, ये देख रहे हैं, इसीलिए तो परमाणु अस्तित्व में है। यदि आपका थ्योरी यहाँ पर लागू हो जाए तो परमाणु तो तुरंत ही नष्ट हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। और आप खुद कैलकुलेशन करके बता रहे हैं कि 10⁻8 सेकेंड में परमाणु नष्ट हो जाएगा। 1 सेकेंड भी नहीं लग रहा है और परमाणु नष्ट हो जा रहा है आपके हिसाब से। लेकिन परमाणु तो नष्ट नहीं हो रहा है, कई हजारों सालों से ये सृष्टि बना हुआ है और हम सब बने हैं, ये चार्ट बना है, ये ब्लैक बोर्ड बना है, तो परमाणु का अस्तित्व है, परमाणु स्थायी है। तो स्थायी परमाणु भी है और आपका ये एक्सपेरिमेंट भी सही है। तो हम ये कहेंगे कि आपका यह एक्सपेरिमेंट हमारे इन सूक्ष्म कणों और सूक्ष्म आवेशित कणों के लिए लागू नहीं होता। और उनका जो एक्सपेरिमेंटल जो दावा यही था कि सब चीज़ फिक्स कर देने पर वह रेडिएशन इमिट नहीं करता है, ऊर्जा लूज नहीं करता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन स्थायी रूप से अपने निश्चित की गई ऑर्बिट पर घूमते रहता है। तो ये था पहला डाउट को क्लियर करने के लिए अपना एक अभिधारणा, अपना एक एक्सपेरिमेंटल प्रूव एविडेंस दिया कि परमाणु स्थायी है। और उन्होंने यहाँ तक भी सब चीज़ कैलकुलेट कर दिया कि जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमता है उस पाथ को ऑर्बिट या सेल कहते हैं। ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा इसको मैं समझा दूँ। देखिए, इंग्लिश में सेल या ऑर्बिट बोलते हैं, हिंदी में उसी को कोश या कक्षा कहते हैं। ऑर्बिट और सेल, इसको कक्षा और कोश, ये दो कहें चाहे चारों कहें, दो इंग्लिश नाम है और दो हिंदी नाम है, ये सभी उसी कक्षा या कोश के लिए बात कर रहे हैं, जिसको नील्स बोर ने मुख्य ऊर्जा स्तर कहा या ऊर्जा स्तर कहा। इन्हीं को उन्होंने फिर नाम दे दिया KLMNOP, इस तरह जैसे वृत्तीय मार्ग जो इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए बने हुए हैं उसके लिए उन्होंने नाम दे दिया, उस सेल का, उन ऊर्जा स्तरों का नाम दे दिया KLMNOP, इस तरह से। और उनका कोणीय संवेग MVR बराबर, वो एक्सपेरिमेंटली ये देख रहे थे कि उनका जो कोणीय संवेग है वो h/2π के सरल गुणांक में था। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात था जो उस समय वो बता नहीं सके कि एक्चुअल में ये क्यों हो रहा है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटली देख रहे थे कि पहले वाला सेल के लिए, जिसके लिए n का मान 1 है, उसके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π है। यहाँ पर n बराबर 1 रखेंगे। दूसरा वाला ऊर्जा स्तर के लिए n बराबर 2 रखेंगे, तो h/2π का 2 गुना हो रहा था। तीसरा वाला सेल इसका 3 गुना था, चौथा वाला सेल इसका 4 गुना था। मतलब कोणीय संवेग फिर यहाँ पर क्वांटीकृत मिल रहा है।
अर्थात निश्चित पैकेट में यहाँ पर कोणीय संवेग भी मिल रहा है। प्रत्येक सेल के लिए कोणीय संवेग भी क्वांटीकृत है, जिसे स्थायी कक्षाएं या स्थायी कक्षा नाम दिया गया है। कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है और इन्हें स्थायी कक्षा कहा गया। अब देखिए दूसरा सवाल जो उठ रहा था स्पेक्ट्रम के संबंध में। अगर इलेक्ट्रॉन हर प्रकार से बाउंडेशन में है, हर प्रकार से उसे बांध दिया गया है, वह अपने कोश से बाहर जा ही नहीं सकता, तो फिर ऐसी स्थिति में तो उसे किसी भी प्रकार का रेडिएशन उत्पन्न नहीं करना चाहिए। वहाँ पर एक नया सवाल आया इनके इस जवाब से। पहले तो ये कह रहे थे कि सतत होना चाहिए और होता है रखी, तो नील्स बोर साहब ने जब ये कहा कि हर चीज़ फिक्स कर दिया गया है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा ही नहीं सकता, वो अपने निश्चित मार्ग पर ही घूमते रहता है, जिसे हम स्थायी कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो फिर सामने से सवाल आया, तो ऐसे में तो किसी भी प्रकार का एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या उत्सर्जन होना ही नहीं चाहिए, अर्थात किसी भी प्रकार का स्पेक्ट्रम देना ही नहीं चाहिए एटम को। तो बोर साहब बोले नहीं, देता है। और कब देता है वो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, अपने से अपर वाला ऑर्बिट में जब जाता है जिसकी ऊर्जा इससे ज़्यादा है। और उन्होंने ये भी कहा कि नाभिक के चारों तरफ जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ते चले जाता है, अर्थात ऑर्बिट दूर होते चले जाते हैं, उनकी ऊर्जा क्रमशः बढ़ती जाती है। तो इससे इस के सेल की ऊर्जा सबसे मिनिमम है, एल की ऊर्जा इससे ज़्यादा है, एम की ऊर्जा इससे ज़्यादा है, एन की ऊर्जा इससे ज़्यादा है, और कोणीय संवेग भी 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ते जा रहा है। हर वैल्यू प्रत्येक ऑर्बिट के लिए बढ़ता जा रहा है। तो हर ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ते जा रही है, क्योंकि उसी फिक्स एनर्जी का ही वह इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूम सकता है। तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाना चाहता है या जाता है, तो वह बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा, बोर साहब ने कहा कि कहीं से जब इलेक्ट्रॉन को, परमाणु को हम ऊर्जा देते हैं किसी लाइट सोर्स से या इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से या कहीं से, तो वह परमाणु से इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। तो उस कंडीशन में वह निश्चित तरंग दैर्ध्य वाली ऊर्जा को सोख लेता है, खा लेता है और अपने अंदर धारण कर लेता है और उछल करके अगले उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। तो उच्च ऊर्जा स्तर में जा करके करता क्या है, तो हम सब जान रहे हैं, संकरण की अवधारणा बाद में आई। तो संकरण में यही कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके हम अगले वाले खाली कक्षक में ले जाते हैं और वहाँ इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के नया बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है तो करता क्या है, बॉन्ड बनाता है, नया परमाणु से बॉन्डिंग करता है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि भाई उस समय इतना पता नहीं हुआ था कि वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो नील्स बोर साहब ने कहा उच्च ऊर्जा स्तर में जाने पर वह स्टेबल नहीं रहता है और वापस उसे अपनी ऊर्जा स्तर में आना पड़ता है। या बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया तब तो ठीक है, नहीं किया तो वापस अपने ऊर्जा स्तर में उसे लौटना पड़ता है, वो भी सेकंड के भीतर ही। जब वह अपने मूल ऊर्जा स्तर में वापस आएगा, तब जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब किया था, खा लिया था, धारण कर लिया था, ग्रहण कर लिया था, उतनी ऊर्जा को वापस वो उत्सर्जित करता है, वापस वो छोड़ता है। तो उस समय हमको फिर स्पेक्ट्रम दिखता है और ये सभी का एनर्जी फिक्स है। तो यहाँ से यहाँ जाने पर उसको एक निश्चित ऊर्जा ही अवशोषित करना पड़ेगा, तभी वो ऊपर उस स्तर में जा सकता है। तो वही निश्चित ऊर्जा वाला पैकेट को या फोटॉन को वापस वह छोड़ता है, तो उसी समय हमको लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। तो इस तरीके से नील्स बोर साहब ने कहा यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है, किसी भी ऊर्जा स्तर में जा सकता है। और वहाँ से जब वापस आएगा तो दोनों ऊर्जा लेवल के डिफरेंस का जो एनर्जी है उस एनर्जी को वो फिर से रिलीज करता है। तो इसीलिए वह उसी फिक्स तरंग दैर्ध्य वाले स्पेक्ट्रम को वो देता है, जिसको पहले वो एब्जॉर्ब करके उच्च ऊर्जा स्तर में गया था। तो इस तरह से वह लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है।
तो गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि रदरफोर्ड साहब को जो सवाल उठाए गए थे, पहला परमाणु स्थायित्व संबंध में और दूसरा स्पेक्ट्रम के संबंध में, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पर ही केंद्रित था। इलेक्ट्रॉन पर ही उसका जवाब मिला, इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही दोनों सवालों के जवाब उनको दिए गए और दोनों सवाल इलेक्ट्रॉन पर ही उठाए गए थे। इलेक्ट्रॉन स्थायी नहीं रहेगा, गिर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के ही द्वारा ऊर्जा अवशोषित कर रहा है और ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है। तो इस तरीके से दोनों सवालों के जवाब नील्स बोर साहब ने दिया और सभी को फिर मानना पड़ा। तो अगला देखिए, अब इनके पास्टुलेट, इसकी अवधारणाओं में से क्या कहे उसको थोड़ा सा और समझा देते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन, इसी बात को कहा गया है, अपने अनुमेय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ये वर्ड जो है हिंदी में हमारे बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। अनुमेय का मतलब क्या है? अनुमेय मतलब होता है परमिसेबल, मतलब इलेक्ट्रॉन को जिस ऊर्जा स्तर में घूमने की परमिशन दी गई है उसी ऊर्जा स्तर में ही वो घूमते रहेगा, तब वह किसी प्रकार का ऊर्जा ना तो अवशोषित करता है और ना ही उत्सर्जित करता है। अनुमेय का मतलब होता है परमिसेबल, जिसके लिए उन्हें परमिशन दिया गया है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा वाले, निश्चित कोणीय संवेग वाले और निश्चित त्रिज्या वाले मार्ग पर घूमता है और वहाँ पर खुद की ऊर्जा और वेग दोनों निश्चित रहता है। सारा चीज उन्होंने फिक्स कर दिया और कैलकुलेट करके भी बता दिया। देखेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए त्रिज्या या ऑर्बिट की त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन का वेग तीनों को कैलकुलेट करके बता दिया गया है। हम उसको भी यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे। अगला जो बिंदु है, जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, जिसे उत्तेजित अवस्था कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ गया, लेकिन वहाँ वो स्थायी नहीं रहता और वापस जब अपनी मूल अवस्था में आता है तो वह ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। ऊर्जा उत्सर्जित करता है निश्चित तरंग दैर्ध्य वाला, जिसे हम लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कहते हैं। और यह इस ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत न होकर के बंडल में होता है, फोटॉन के रूप में होता है, क्वांटा के रूप में होता है, जो कि प्लांक साहब बता गए थे। तो निश्चित फोटॉन यहाँ से यहाँ तक वो ग्रहण करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो निश्चित बंडल वाला एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वापस आते समय उसी बंडल वाले एनर्जी को वो मुक्त करता है। और लास्ट में हम निकाल सकते हैं किसी दो क्रमागत कक्षा या कोश या ऊर्जा स्तर के बीच कितनी ऊर्जा डिफरेंस है, उसको हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर K और L के बीच में या K और M के बीच में कितनी ऊर्जा डिफरेंस है, उसको हम उच्च ऊर्जा माइनस निम्न ऊर्जा स्तर करेंगे से निकल जाता है। इसको डेली भी लिखते हैं E2 माइनस E1। 2 1 का मतलब कोई भी दो हो सकता है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 3 से 1 भी आ सकता है, 3 से 4 से 1 भी आ सकता है, अर्थात 1 से 4 में जा सकता है तो 4 से 1 आएगा। तो इस तरह से दोनों ऊर्जा लेवल का डिफरेंस निकालेंगे तो वह एक निश्चित फोटॉन ही मिलेगा, निश्चित पैकेट नहीं मिलेगा। या तो 1 hν रहेगा, या तो 2 hν रहेगा, या तो 3 hν रहेगा। इस तरह से सरल पूर्ण संख्या में ही रहेगा फोटॉन, जिसको हम hc/λ से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हर चीज को फिक्स कर दिया, जिसकी वजह से ना तो इलेक्ट्रॉन सतत स्पेक्ट्रम देता है और ना ही इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरता है, इसीलिए परमाणु का अस्तित्व है। तो ये था नील्स बोर के द्वारा रदरफोर्ड में मॉडल में उठाए गए सवालों के जवाब और अपने एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट उनको मिला था, उन सारे रिजल्ट को इस तरह से उन्होंने बिंदुवार लिख दिया और बता दिया, और इस तरीके से परमाणु के मॉडल को प्रस्तुत किया, जिसे क्वांटम यांत्रिकी मॉडल भी कहा जाता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं त्रिज्या, वेग और ऊर्जा का कैसे इन्होंने कैलकुलेशन किया। तो अभी पहले पार्ट में हम देखेंगे किसी भी कोश या ऑर्बिट की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी कह सकते हैं। उसी कोश में इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसको इलेक्ट्रॉन का त्रिज्या कहो, चाहे उसके ऑर्बिट की त्रिज्या कहो। तो पहले त्रिज्या कैलकुलेशन कैसे क्या वो देखते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का वेग का तो उसको हम लोग देख लेते हैं। फिर सेकेंड पार्ट में देखेंगे एनर्जी के कैलकुलेशन, जो कि
बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि नाभिक से जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाता है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ते बढ़ते जाती है और नाभिक से उसका बंधन कम होते जाता है, न्यूक्लियर फोर्स कम होते जाता है और एक निश्चित ऑर्बिट के बाद इलेक्ट्रॉन नाभिक से मुक्त हो जाता है, नाभिक के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो वह कितनी दूरी पर जाकर के मुक्त होता है उसको भी हम लोग देखेंगे और लास्ट में हम लोग फिर देखेंगे इनके परमाणु मॉडल में भी बहुत सारी कमियां मिली। अभी भी ये कंप्लीट 100% सही मॉडल नहीं है, इनका भी इनके मॉडल का ड्रॉबैक या इनकी कमियां हम लोग उसमें देखेंगे सेकंड पार्ट में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं त्रिज्या और वेग की गणना। हम बोहर त्रिज्या की कैलकुलेशन कैसे उन्होंने किया उसको देख लेते हैं। ऑर्बिट की त्रिज्या कहें चाहे नाभिक से इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस कहें, उसी त्रिज्या को डिस्टेंस भी कर सकते हैं। तो त्रिज्या आर बोहर त्रिज्या जिसको कहा जाता है बोहर त्रिज्या। देखिए हम पहले मान लेते हैं नाभिक जो कि प्रत्येक परमाणु पाया जाता है, इस पर सारा का सारा धनावेश होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और मान लीजिए उसकी यहाँ की डिस्टेंस है जिसकी त्रिज्या क्या है हमारा आर है। तो आर त्रिज्या पर इलेक्ट्रॉन है, एम द्रव्यमान है और भी वेग से वह गति कर रहा है। तो आर दूरी पर जब वह भी वेग से गति कर रहा है तो कोई भी वस्तु वृत्तीय मार्ग में गति करता है तो उसके लिए अभिकेंद्र बल जरूरी होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यह अभिकेंद्र बल कोई फिक्स नहीं होता है, हर बॉडी के लिए हर जगह अलग अलग तरीके से वो प्राप्त होता है। जैसे किसी रस्सी से हम चाबी छल्ला को बांध करके या कोई पत्थर बांध कर ऐसे घुमाते हैं तो वह जो पत्थर एक निश्चित वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है तो उसको अभिकेंद्र बल जो केंद्र की ओर खींच के रख रहा है वह उस रस्सी का तनाव बल होता है, रस्सी का टेंशन फोर्स उसको अभिकेंद्र बल देता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को अभिकेंद्र बल दे रहा है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है तो चंद्रमा को अभिकेंद्र बल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो उसको एक निश्चित आकर्षण बल से खींच करके रख रहा है। तो अंदर की ओर काम करने वाला जो बल होता है वो होता है हमारा अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक बल उसको बाहर की ओर लगता है जो उसे बाहर की ओर खींच करके रखे रहता है ताकि वह सेंटर की ओर खींच करके न चला जाए, जिसको स्यूडो फोर्स कहते हैं अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वह अपकेंद्र बल आपको बताया जा चुका है mv²/r होता है। तो यहाँ पर जो अभिकेंद्र बल लगेगा वो कूलम्बिक फोर्स होगा। कूलम के नियम के अनुसार कहा जाता है कि दो चार्ज पार्टिकल जब एक दूसरे के पास रहते हैं तो यदि समान आवेश वाले होते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है, विपरीत आवेश वाले होते हैं तो आकर्षण बल लगता है। तो नाभिक इसका धनावेशित है जिस पर चार्ज कितना है प्लस जेड। क्यों? जेड का मतलब क्या है हमारा, जेड का मतलब है परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉन की संख्या। जिस परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतना प्रति प्रोटॉन का चार्ज गुणनफल होकर के टोटल चार्ज बनेगा। तो जेड उसके प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या है और प्लस ई चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम धनावेश होता है। तो इसलिए पूरे नाभिक पर कितना धनावेश कहने से प्लस जेड ही बोला जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो दो अलग अलग चार्ज वाले दो पार्टिकल हो गए तो कूलम का नियम यहाँ लगेगा। और चूंकि नाभिक पर प्रोटॉन एक साथ हैं और तो नाभिक का धनावेश इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश से ज़्यादा है इसलिए वो जो नेट अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो सेंटर की ओर लगेगा, अंदर की ओर लगेगा और वही अभिकेंद्र बल इसको प्रदान करता है, वही कूलम्बिक फोर्स अभिकेंद्र बल देता है। तो यहाँ पर
दो बल इसके ऊपर कार्य करते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर। एक इधर ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाला हमारा स्यूडो फोर्स जिसको कहते हैं हम लोग छद्म बल। अब केंद्र बल वह होगा mv वर्ग बटे r बाहर की ओर, और एक बल अंदर की ओर लगेगा जो कि अभिकेंद्र बल की तरह कार्य करेगा, जिसे यहाँ पर कूलम्बिक फोर्स कहा गया है। इसको मान लेते हैं हम लोग F1 अंदर की ओर, इसको मान लेते हैं F2 बाहर की ओर। तो यह जो कूलम्बिक फोर्स है F1 कूलम्बिक फोर्स जो अंदर की ओर कार्य करेगा इनवर्ट डायरेक्शन में, अंदर की ओर, वह कूलाम के नियम के अनुसार हमको मिलेगा। और वो कैसा होगा, F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो Q1 और Q2 क्या है यहाँ पर, Q1 हम मान लेते हैं नाभिक का धनावेश, तो प्लस ZE होगा नाभिक का धनावेश, और Q2 हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश जो -E होगा, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ये कूलम्बिक फोर्स में हम इसके चिन्ह का यूज नहीं करते हैं। बल धनात्मक ऋणात्मक यहाँ पे नहीं है, बल की कैलकुलेशन के लिए हमको उसके परिमाण से मतलब है, तो हम यहाँ चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। जब एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे उस समय उनके चिन्हों के साथ वहाँ पर रखा जाएगा। तो यहाँ पर हमको F1 क्या मिल गया, जरा देखिए, इधर से शुरू कर देते हैं। F1 बराबर हमको मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 कितना हुआ ZE, और Q2 कितना हुआ E बटे R का वर्ग। तो हमको क्या मिल जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZD वर्ग बटे R वर्ग। ये हो जाएगा F1। और F2 क्या हो जाएगा हमारा, जो उसको बाहर की ओर खींच रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो mv वर्ग बटे R होता है। इसको आप सभी को पता है, जिनको नहीं पता है पिछला वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, रदरफोर्ड मॉडल और सब में हम आपको इस सबको बताए हैं एक करके। तो अब ये चूंकि इक्वल एंड अपोजिट होता है, इसीलिए तो कोई इलेक्ट्रॉन एक निश्चित पथ पर घूम रहा है, ना नाभिक की ओर खींचा नहीं जा रहा है, ना बाहर नहीं गिर रहा है। तो ये दोनों हो जाएंगे F1 = F2, F1 = F2। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं। F1 का वैल्यू 1/4, अब यहाँ से ये R इसके साथ कट गया, तो हमको मिल जाता है, इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, अब इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर, और एक दूसरा इक्वेशन हमको मिलेगा बोहर क्वांटाइजेशन से। नील्स बोर ने अपने एक्सपेरिमेंट से पाया था कि इनका जो कोणीय संवेग होता है, प्रत्येक ऊर्जा स्तर का कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2π होता है। तो हम यहाँ जानते हैं बोहर कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2π होता है। तो ये दोनों इक्वेशन से ही हम त्रिज्या निकालेंगे। ये तो रदरफोर्ड साहब ने भी इस बात को कहा था, ये उनके द्वारा भी इस बात को कहा गया था, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक में जा करके नहीं चिपकता है। और ये नील्स बोहर ने अपने एक्सपेरिमेंट से पाया कि कोणीय संवेग इतना होता है। यहाँ से देखिए, अब हमको क्या निकालना है, इसको एक लाइन हम और आगे बढ़ा देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे, इस R को यहाँ ले आते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² mv वर्ग R, इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, इस R को इधर ले आए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 गुणा करके। तो ये समीकरण 1 और 2 मिला। अब ये हम हो
हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। तो देखिए इन दोनों समीकरण से 2 और 3 से ही हमको त्रिज्या निकालना है। तो 2 और 3 में दोनों में वेग भी है, तो वेग भी अज्ञात है, भी त्रिज्या अज्ञात है। तो 2 अज्ञात है, उसमें से एक को हम कैंसिल कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो v को हम डिलीट कर देते हैं। तो v कैसे डिलीट होगा, यहाँ पर v वर्ग है, तो इस समीकरण को हम वर्ग कर देते हैं और फिर भाग दे देंगे। इस समय इसका वर्ग करने पर कर देते हैं m वर्ग v वर्ग r वर्ग बराबर n वर्ग h वर्ग बटे 4 पाई वर्ग हो गया। फिर समीकरण 4 हो गया। अब इसमें इसको भाग दे देते हैं, ठीक है। समीकरण 4 भागित 3 कर देते हैं। तो ये ऊपर में रहेगा, तो m वर्ग v वर्ग r वर्ग बटे इसका इस साइड को हम ले लेते हैं, ठीक है। इसका इस साइड को इसके नीचे में रख देते हैं, तो हमको मिल जाएगा m v वर्ग r बराबर, इसके राइट हैंड साइड ऊपर में लिख देते हैं h वर्ग n वर्ग h वर्ग अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। इसको लेफ्ट में इसको बदल के हम लिख सकते हैं ऐसा, दोनों उलट करके। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, छोटे छोटे चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर। देखिए v स्क्वायर से कट गया, m से m कट गया, r से r कट गया, इधर से बच गया ये m को हम इधर ले जाते हैं। और ये बटे के बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर चला जाएगा और ये बटा वाला नीचे आ जाएगा। तो हम यहाँ पर रख देते हैं r 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, और इसमें ये m यहाँ पे आ जाएगा, m नीचे में आ जाएगा इस तरह से। तो ये इस त्रिज्या का सूत्र हमको मिल गया। n तो ऑर्बिट की संख्या ये रहेगा, h का वैल्यू हम रखेंगे 6.626 इंटू 10⁻³ और ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। z परमाणु संख्या है वो रहेगा ही। इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और पाई का मान रख देंगे 3.14। तो सब का वैल्यू जब इसमें पुटअप कर देते हैं तो r का मान हमको जो मिलता है वो मिलता है 0.529 इंटू 10⁻10 मीटर। और यहाँ पर ऊपर में बच जाता है क्या, n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, और बटे में मिल जाता है नीचे का z। ये z क्या है, परमाणु क्रमांक है, और n क्या है, उसका नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो देखिए इसको हम चाहें तो सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, बहुत सारे किताबों में सेंटीमीटर में दिया भी रहता है। अब इस r को हम nth त्रिज्या बोल देते हैं, और ये जो सेल लिए थे इसको हम लोग मान लेते हैं, चलिए nth सेल है उसकी त्रिज्या निकाल रहे हैं, nth सेल की त्रिज्या निकाल रहे हैं। तो यहाँ से हम इसको लिख देते हैं Rn, और ये हम इसको मीटर को सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, 29 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर भी लिखा हुआ होता है किताब में, -10 मीटर या -8 सेंटीमीटर इंटू n स्क्वायर अपॉन z। ये हमको मिल जाता है फार्मूला। nवीं सेल के लिए त्रिज्या इससे निकलेगा, और इसको हम एक लाइन में और इसको बदल देते हैं 0.529 इंटू 10, इसको 10⁻⁻8 एंगस्ट्रॉम होता है, इसको हम एंगस्ट्रॉम लिख देंगे n स्क्वायर अपॉन z। हम जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो ऊपर वो एक एंगस्ट्रॉम है, 10⁻⁻10 मीटर में लिखा रहेगा तो ऊपर भी एक एंगस्ट्रॉम है। तो इतना एंगस्ट्रॉम रहेगा, ये हमारा फाइनल फार्मूला
बन जाता है। और हाइड्रोजन के लिए, यदि हम हाइड्रोजन के लिए इस फार्मूला को बनाएं तो Z बराबर 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1। तो हाइड्रोजन के लिए यदि इस फार्मूला लिखें फॉर हाइड्रोजन, तो Z इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा Rn बराबर 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर। अब देखिए हाइड्रोजन के प्रत्येक ऑर्बिट की त्रिज्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं। n बराबर 1 रखोगे तो पहले ऑर्बिट की त्रिज्या हो जाएगी, नाभिक से इतनी दूरी पर पहला शेल बना हुआ है हाइड्रोजन के लिए। n बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसका 4 गुना हो जाएगा। तो पहला सेल से दूसरा सेल जो है 4 गुना डिस्टेंस पर। n बराबर 1 रखते हैं तो 0.529, n बराबर 2 रखते हैं तो दूसरे वाले सेल की त्रिज्या 0.529 इंटू यहाँ 2 दूने 4 हो जाएगा, तो लगभग आता है 2.11 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से हम तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां सभी ऑर्बिट के लिए त्रिज्या की गणना कर सकते हैं। ये है त्रिज्या का सूत्र। ये वाला एक सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। कंपटीशन एग्जाम नीट जेई में जो होता है वो कई बार इलेक्ट्रॉन जैसे किसी कण के लिए बोल देगा तो उसके लिए द्रव्यमान और उसके लिए आवेश अलग अलग दिया रहेगा, तो उसको इसमें पुट करोगे। और सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन के लिए बोलेगा तो ये वाला फार्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो इसलिए इसको भी याद रखना है और इसको भी याद रखना है। तो चलिए हम इस त्रिज्या के सूत्र को किनारे लिख देते हैं। इस डायग्राम में एक बार दिमाग में बैठा लो, अब हम इसको मिटाएंगे। ये देखिए, ये नाभिक पर प्लस Ze चार्ज होता है जिसको हम Q1 मान लिए थे। इलेक्ट्रॉन पर माइनस E चार्ज होता है जिसको Q2 मान लिए थे। F1 इधर कूलम्बिक फोर्स है और F2 उधर हमारा छद्म बल है। और ये nth ऑर्बिट में घूम रहा है m द्रव्यमान और v वेग से। तो उसके लिए त्रिज्या निकालने का सूत्र हमको मिल जाता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। और इलेक्ट्रॉन जैसे कोई सूक्ष्म कण गोला रहेगा जिसका द्रव्यमान इतना है और चार्ज इतना है, तो वहां पर आपको उसके द्रव्यमान और चार्ज को यहाँ रखोगे तो वहां से उसकी त्रिज्या हमको मिलेगी। तो इसको हम अब इतने को मिटाते हैं और किनारे में इसको लिखते जा रहे हैं, क्योंकि ये सब फार्मूला वेग के लिए भी यूज होगा। चलिए।